कर ली थी 9.8 में भी डिस्कस कर रहे थे। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक है और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक्चुअली होती क्या है। नॉर्मली जो आप वेरिएबल्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू डिक्लेयर सम इंटीजर वेरिएबल नाम, तो ऐसे तमाम वेरिएबल्स या अगर कोई एरे भी बना रहे हैं आप, लेट्स सपोज 10 साइज़ की, तो ऐसे तमाम वेरिएबल तो एरेज कहाँ एलोकेट होते हैं? दे आर एलोकेटेड ऑन स्टैक, देयर मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन स्टैक। और सिमिलरली अगर कोई पॉइंटर भी बनाते हैं इस तरह से, तो पॉइंटर भी स्टैक के ऊपर ही पड़ा होता है। तो अगर नल पीटीआर से इनिशियलाइज करवा दें, तो ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन स्टैक। और स्टैक पे एलोकेटेड मेमोरी को नॉर्मल मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। और इन वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डीएलोकेट करने के लिए बीइंग अ प्रोग्रामर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, यानी कि व्हेनेवर देयर लाइफ टाइम, देयर स्कोप एंड्स, दीज वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल अगर किसी फंक्शन में आपने ये वेरिएबल्स बनाए हैं, तो जब वो फंक्शन खत्म होगा तो ये तमाम वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे स्टैक पे, यानी कि जो भी वेरिएबल बनेगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपना स्कोप, अपनी लाइफ टाइम खत्म होने के बाद। ऑन द अदर हैंड वी हैव हीप, जिसकी लास्ट टाइम हमने डिस्कशन स्टार्ट की। हीप कहते हैं या फ्री स्टोर कहते हैं, आमतौर पे हीप की टर्म ही यूज़ की जाती है। अब हीप के ऊपर जो भी मेमोरी आप एलोकेट करेंगे वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहलाती है, डीएमए इन शॉर्ट। और वो मेमोरी एलोकेट होती है थ्रू पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की मदद से आप मेमोरी वो एलोकेट करते हैं। अब लास्ट टाइम भी जो हमने एग्जाम्पल देखी थी कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक पॉइंटर है P1। अब इसकी मदद से मैं एक नया इंटीजर हीप के ऊपर एलोकेट करवाना चाहता हूँ, तो आई विल यूज़ द कीवर्ड न्यू, उसके बाद मैं डेटा टाइप लिख दूंगा इंट। सो दिस स्टेटमेंट एलोकेट्स एन इंटीजर ऑन द हीप, और उसका एड्रेस आएगा और उसका एड्रेस मैं P1 के अंदर स्टोर कर लूँगा। वंस अगेन नोट करें कि P1 बना हुआ है स्टैक के ऊपर, तो P1 के अंदर उसका एड्रेस आ जाएगा और कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। लास्ट टाइम भी हमने इस तरह की फिगर देखी थी कि स्टैक के ऊपर P1 बना हुआ है और हीप के ऊपर हमने एक नया इंटीजर एलोकेट करवाया। 4 बाइट का ये बॉक्स एलोकेट हुआ, जिसका स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस 2430 है लेट्स सपोज, और वो 2430 इस असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू P1 में आके स्टोर हो गया। सो P1 इज नाउ कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एलोकेटेड ऑन हीप। तो इस तरफ डॉट लाइन के इस तरफ स्टैक है और इस तरफ हीप है। Now through P1 I can access the contents of this location which is currently containing junk, but इसकी मदद से मैं P1 की मदद से इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, चाहे खुद से स्टोर करना चाहूँ इस तरह से 11, या यूज़र से इनपुट लेके आप स्टोर करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक P1 करके डीरेफरेंस करके P1 को आप उस मेमोरी लोकेशन में जो कि हीप के ऊपर एलोकेट की है अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और लेटर ऑन उसको किसी भी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं लाइक दिस। बट इफ़ यू हैव एलोकेटेड मेमोरी ऑन हीप, अब आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो हमने प्रॉब्लम 2 लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि व्हेन द स्कोप एंड्स, P1 तो बना हुआ है स्टैक के ऊपर, P1 तो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब जो भी फंक्शन जिसके अंदर ये P1 बना है वो डिस्ट्रॉय होगा, ख़त्म होगा, टर्मिनेट होगा, तो P1 भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस मेमोरी ऑन हीप? हीप के ऊपर एलोकेटेड मेमोरी उस वक्त तक एलोकेटेड रहेगी जब तक आप उसे डी एलोकेट नहीं करेंगे, आप मतलब प्रोग्रामर उसे डी एलोकेट नहीं करेगा। तो अगर मैं इस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए कोई कोड नहीं लिखता तो दिस वुड रिजल्ट इन मेमोरी लीक। ये जो हमने पहला प्रॉब्लम पॉइंटर्स के साथ या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ डिस्कस किया था कि कोई भी कोड सेगमेंट जो आप लिखेंगे पॉइंटर्स के साथ जिसमें आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर रहे होंगे, यू मस्ट कीप इन माइंड दीज 2 प्रॉब्लम्स and must make sure that your code does not generate these 2 problems. So this first problem is called memory leak के pointer destroy हो गए, for example scope खत्म हुआ तो P1 destroy हो गया, but this memory is reserved। आप इस तरह memory allocate करके एक तरह से ज़ाया कर रहे हैं, आपने रिजर्व कर लिया है, उसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहे क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए इसका एड्रेस चाहिए और इसका एड्रेस इसी पॉइंटर में था जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो इसको आप यूज़ भी नहीं कर सकते, दोबारा यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते क्योंकि इसका पता एक तरह से आप देखें तो सिर्फ इस पॉइंटर के पास था और वो पॉइंटर ख़त्म हो गया, तो वो एड्रेस आपने इस लोकेशन का घुमा दिया। तो देयर इज़ नो वे टू एक्सेस दिस लोकेशन नाउ। सो हल क्या है इसका? कैसे आप मेमोरी लीक को अवॉइड करेंगे? कि मेमोरी लीक को अवॉइड करने के लिए
आप कहेंगे कि P1 के ख़त्म होने से पहले यू मस्ट डिस्ट्रॉय द मेमोरी पॉइंटेड टू बाई P1। उसके लिए हमने देखा था डिलीट का कीवर्ड, क्या आप लिखेंगे डिलीट P1। अच्छा, आप डिलीट P1 करने से P1 नहीं डिलीट होगा, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। डिलीट P1 करने से क्या चीज़ डीएलोकेट होगी, हीप के ऊपर जो मेमोरी P1 के थ्रू एलोकेटेड है, P1 में जिसका एड्रेस पड़ा हुआ है, वो मेमोरी डीएलोकेट होगी। सो डिलीट P1 के नतीजे में ये बॉक्स जो हीप के ऊपर एलोकेटेड है, ये डीएलोकेट हो जाएगा, फ्री अप कर दिया जाएगा। So that is how you deallocate the memory which was allocated on heap through new। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि न्यू के थ्रू मेमोरी जो आप एलोकेट कर रहे हैं वो हीप के ऊपर एलोकेट कर रहे हैं और उसको डिलीट के थ्रू डीएलोकेट करेंगे। अगर आप स्टैक पे एलोकेटेड किसी वेरिएबल को डिलीट के थ्रू डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिलीट आपको नहीं करने देगा, दैट वुड रिजल्ट इन एन एरर। तो आप डिलीट सिर्फ उसी मेमोरी के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसी मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो न्यू के थ्रू एलोकेट हुई हो, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो हीप के ऊपर एलोकेट हुई है। तो नॉर्मल जो स्टैक के ऊपर एलोकेटेड वेरिएबल्स हैं, जैसा कि ये 3 वेरिएबल स्टैक के ऊपर एलोकेटेड हैं, P1 भी स्टैक के ऊपर एलोकेटेड है, लेकिन P1 के थ्रू जो मेमोरी है हीप पे एलोकेटेड थी उसको आप डिलीट के थ्रू डीएलोकेट करेंगे, बाकी किसी को डिलीट के थ्रू डीएलोकेट करने की कोशिश नहीं करनी। सो डिलीट P1 क्या करेगा, इस मेमोरी को जो हीप के ऊपर एलोकेटेड थी P1 के अंदर जिसका एड्रेस पड़ा हुआ है उसको डीएलोकेट कर देगा। उसके बाद अब P1 के अंदर अभी भी उस लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोकेशन तो आप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, फ्री अप कर चुके हैं। तो नाउ P1 हैज़ बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर। ये दूसरा प्रॉब्लम जिसको हमने अवॉइड करना है कि डैंगलिंग पॉइंटर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि आपके पास पॉइंटर में एक ऐसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि डीएलोकेट की जा चुकी है ऑलरेडी, वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपके पास एलोकेटेड नहीं है, लेकिन P1 के अंदर अभी भी उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। तो P1 इज नाउ अ डैंगलिंग पॉइंटर, इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच हैज़ बीन डीएलोकेटेड। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होगा कि आप कहेंगे P1 इज इक्वल टू नल PTR। आप कह सकते हैं कि नहीं जी मेरा मेन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद तो वैसे ही P1 ने डिस्ट्रॉय हो जाना है, तो ये काम ना भी करें तो खैर है, लेकिन फिर भी चंद लम्हों के लिए आपके प्रोग्राम के अंदर एक डैंगलिंग पॉइंटर आ जाएगा। और सिमिलरली जब आप कोड लिखेंगे अपने क्विज़ में या एग्जाम्स के अंदर लिखेंगे कोड, यू मस्ट मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू डीएलोकेट अ पीस ऑफ मेमोरी राइट आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में उस पॉइंटर को नल करना ना भूलें। P1 इज इक्वल टू नल PTR के थ्रू या P1 इज इक्वल टू नल के थ्रू, नल PTR यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। सो अगर ये काम करते हैं, सिर्फ ये वाला काम नहीं करते, तो यू आर गोइंग टू लूज सम मार्क्स। सो अवॉइड करने के लिए प्रॉब्लम को, डैंगलिंग पॉइंटर के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू डिलीट P1 यू पुट P1 is equal to null PTR in the very next statement। So इसको यहाँ पे विजुलाइज अगर करें तो यहाँ पे अब P1 के अंदर आपका 0 आ जाएगा, तो P1 is no longer pointing to this memory on heap, it has become a null pointer, and now P1 will be destroyed, since it is allocated on stack, so it will be automatically destroyed whenever its scope or lifetime ends। So through this example we have seen how to allocate memory on heap। किसी भी डेटा टाइप की यहाँ पे मेमोरी आप एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डबल टाइप का वेरिएबल एलोकेट करना है तो यहाँ पे डबल टाइप का पॉइंटर बना लेंगे। सिमिलरली किसी भी टाइप का वेरिएबल एलोकेट करना है उस टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, और उसके बाद उसको इवेंचुअली डिलीट करना है, वो तो इस तरह डिलीट होगा, डिलीट P1, और उसके बाद P1 इज इक्वल टू नल PTR करना नहीं भूलना। तो दिस इज हाउ यू एलोकेट सिंगल वेरिएबल्स ऑन हीप। एलोकेशन ऐसे होगी, फिर यूजेज हमने देख लिया, और फिर फाइनली डी एलोकेशन और उस पॉइंटर को नल कैसे करेंगे। तो दिस इज सिंगल वेरिएबल। आमतौर पे हम जब हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट करेंगे तो सिंगल वेरिएबल एलोकेट करने का कोई फ़ायदा खास नहीं है, कुछ जगहों पे यूजफुल भी होगा, लेकिन आमतौर पे हम एलोकेट करना चाहेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन द हीप। इन अदर वर्ड्स we will allocate an array of variables on the heap। लेकिन नॉर्मली आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ज़्यादातर केसेस में एरेज को एलोकेट करने के लिए यूज़ करेंगे, आल्दो के सिंगल वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ की जाती है और आप करेंगे भी, लेकिन ज़्यादातर एरेज को एलोकेट करने के लिए यूज़ की जाएगी। तो वो कैसे होगी, यानी कि एरेज को अगर डायनामिकली एलोकेट करें तो वो आप कैसे एलोकेट कर सकते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। इस कोड को कमेंट आउट कर लेते हैं। Now let's suppose कि you want to allocate an array, so you have a pointer
लेट्स सपोज P2 here। और अब आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे न्यू इंट। अब न्यू इंट लिखने से, ये तो वही स्टेटमेंट जो हम पहले भी देखते हैं, न्यू इंट लिखने से एक इंटीजर एलोकेट होगा। लेकिन अगर आप इंटीजर के बाद, इंट के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज मेंशन कर दें तो वो उतनी साइज की एरे एलोकेट कर लेगा। इनको मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ 5। तो इट विल एलोकेट नाउ एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स ऑन द हीप। तो न्यू इंडिकेट्स के हीप पे एलोकेट करना है, इंट इंडिकेट्स किस डेटा टाइप की एरे एलोकेट करनी है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उसका साइज, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उसका साइज मेंशन करके बताएंगे कि कितने साइज की एरे आप एलोकेट करना चाह रहे हैं। So in this case, I say to the compiler on the right hand side of this assignment statement, I say to the compiler कि 5 इंटीजर्स की एक एरे हीप के ऊपर एलोकेट करो और उसका एड्रेस ला के मुझे दो P2 में स्टोर करने के लिए। P2 भी मैंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है। जाहिर है जो टाइप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही टाइप यहाँ पे पॉइंटर के लिए भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। So this allocates an array of 5 integers on the heap। तो इसको अगर हम विजुलाइज करें तो कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। पॉइंटर P2 स्टैक पे बना हुआ है, उसके बाद मैंने कहा कि हीप के ऊपर एक 5 इंटीजर्स की एरे एलोकेट करो। तो 5 इंटीजर्स कंसेक्टिवली एलोकेट करेगा। टोटल कितनी बाइट्स एलोकेट होंगी, 5 × 4, इंटीजर का साइज 4 बाइट है तो 5 × 4 20 बाइट्स एलोकेट होंगी और उसका बेस एड्रेस P2 में आके स्टोर कर दिया जाएगा। सो इन दिस केस ये 20 बाइट्स एलोकेट हुई, बाइट नंबर 1400 से 1419 तक, लास्ट एलिमेंट के 5वें एलिमेंट की आखिरी बाइट का एड्रेस 1419 होगा। 1416 तो इसकी पहली बाइट का एड्रेस है लास्ट एलिमेंट के। तो 20 बाइट्स एलोकेट हुई और पहली बाइट 1400 का एड्रेस जो कि एरे का बेस एड्रेस है वो यहाँ पे P2 में स्टोर कर दिया गया। तो अब वंस अगेन ये वाली मेमोरी ये जो एरे एलोकेट हुई है ये हीप पे एलोकेट हुई है, और जबकि ये पॉइंटर ऑब्वियसली स्टैक पे बना हुआ है। तो ये डॉटेड लाइन बाउंड्री इंडिकेट कर रही है बिटवीन स्टैक एंड हीप। तो ये पॉइंटर स्टैक पे बना है और हीप पे एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। और करंटली इस एरे में क्या पड़ा होगा, जाहिर है जंक वैल्यूज पड़ी होंगी। एम्प्टी लोकेशंस है, मींस के जंक वैल्यू, गार्बेज वैल्यूज पड़ी होंगी। अब मैं इस एरे को यूज़ करना चाहता हूँ, तो एरे मैंने एलोकेट की है, इसको यूज़ करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ कि यूज़र वैल्यूज स्पेसिफाई करे और वो वैल्यूज़ मैं इस एरे के अंदर स्टोर करूँ, या मैं खुद से लूप के अंदर एक लूप लगा के उसके अंदर अपनी मर्जी से इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो वो वैल्यूज़ कैसे स्टोर होंगी, मैं P2 यूज़ करूँगा जो कि एरे का नाम है, एक तरह से बेस एड्रेस है, और इसके साथ मैं इंडेक्स i सबस्क्रिप्ट i यूज़ कर लूँगा, वेयर i इज़ द वेरिएबल ऑफ दिस फॉर लूप। तो P2 के इंडेक्स i के ऊपर स्टोर कर दो 0। तो तमाम वैल्यूज़ 0 से मैं एक तरह से इनिशलाइज करवाना चाहूँ, तमाम वैल्यूज़ में 0 असाइन करवाना चाह रहा हूँ। क्या होगा, लूप चलेगा एक एक करके। P2 के इंडेक्स 0 के ऊपर सबसे पहले सेव करेगा 0, फिर उसके इंडेक्स 1 के ऊपर सेव करेगा, एंड सो ऑन। पांचों इंडेक्सेस के ऊपर 0 स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये वाली एरे कंप्लीटली इनिशियलाइज हो जाएगी विद द एलिमेंट्स 0। सिमिलरली अगर मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ तो वो भी उतनी आसानी से किया जा सकता है कि यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करें और यूज़र जो वैल्यू दे उसको P2 के इंडेक्स i के ऊपर ला के स्टोर कर दो। यानी कि यहाँ पे मैं यूज़र को एक हर वैल्यू के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं या इकट्ठे भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। एंटर द वैल्यूज़, तो यूज़र जो वैल्यूज़ देगा वो एक एक करके इस एरे में ला के स्टोर कर दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चलाता हूँ, और ये यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहा है तो मैं वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ, लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40, 50। तो दीज 5 वैल्यूज़ विल गो इनटू द एरे विच इज़ पॉइंटेड टू बाय P2। यानी कि इस केस में आप यहाँ पे इसको 10 इधर चला जाएगा, 20, 30, 40, 50 इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज मुझे इस एरे को प्रोसेस करना है, इस एरे को डिस्प्ले करना है, तो वो भी इसी तरह के एक लूप के थ्रू किया जा सकता है। यानी कि अब जो वैल्यूज यूज़र ने एंटर की हैं उन सबको आप यहाँ पे यूज़र को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। इनको स्पेस से सेपरेट करके डिस्प्ले कर दें और
आखिर में हैंडल भी करते हैं। तो इस दौरान जो भी वैल्यूज एंटर की होंगी उसको वो इसमें 15734 एंटर करता हूँ, तो वही पांचों वैल्यूज़ 15734 यूज़र को डिस्प्ले कर दी गई। सिमिलरली अगर आपको इनका सम कैलकुलेट करना है तो वो भी इसी तरह से होगा। इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो हम पहले एरेज के ऊपर करते रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह आप पहले करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज नाउ कि एरे इटसेल्फ हैज़ बीन एलोकेटेड ऑन हीप। अब यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्ट नोटेशन यूज़ की है, यहाँ पे भी सब्सक्रिप्ट नोटेशन यूज़ की है। आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंटर नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दिस वेरी सेम स्टेटमेंट कुड आल्सो बी रिटन एज P2 plus I dereferenced. Both of these expression, this expression which uses the subscript notation and this expression which uses the pointer notation have the same meaning, have the same effect. Similarly इसकी जगह भी आप चाहें तो ये वाली नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंटर नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट की भी अगर अल्टरनेट यहाँ पे लिख लें तो P2 plus I whole dereferenced. So this code segment has the same behavior as the previous code segment. दोनों कोड सेगमेंट सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं यूज़र से उस एरे के अंदर, और यहाँ पे उस एरे के अंदर जो यूज़र ने जितनी वैल्यूज दी हैं उन सबको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा के दिखा रही है यूज़र। नाउ फाइनली व्हेन यू आर डन विद दिस एरे, आपने जो कुछ प्रोसेसिंग करनी है वो कर ली। अब P2 नोट करें कि कहाँ बना हुआ है, स्टैक पे बना हुआ है। ये तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब भी इसका लाइफ टाइम खत्म होगी, जब भी इसका स्कोप खत्म होगा तो P2 विल बी डिस्ट्रॉयड। बट व्हाट अबाउट दिस एरे व्हिच हैज बीन एलोकेटेड ऑन हीप? ये अगेन अगर आप नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डीएलोकेट नहीं होगी, एंड यू विल बी जनरेटिंग वंस अगेन मेमोरी लीक। तो अब इस मेमोरी लीक के प्रॉब्लम को यहाँ पे कैसे अवॉइड करेंगे, जिस तरह वहाँ पे अवॉइड किया था, यानी कि डिलीट करना पड़ेगा उस पॉइंटर को। लेकिन अब सिंटेक्स थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा, जिस तरह एलोकेशन का सिंटेक्स तब्दील हुआ है, तो यहाँ पे अब आप डिलीट और P2 और डिलीट P2 के दरमियान आपने एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर डालना है। यहाँ पे कोई साइज नहीं मेंशन करना, सिर्फ एन एम्प्टी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट स्क्वायर ब्रैकेट। तो दिस इंडिकेट्स दिस एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट पेयर इंडिकेट्स टू द कंपाइलर कि एक एरे एलोकेटेड है, उसको डीएलोकेट करना है। नॉर्मली आप लिखते हैं डिलीट P1, तो दिस मीन्स कि एक सिंगल वेरिएबल है P1 के थ्रू एलोकेटेड, तो उसको डीएलोकेट करो एक वेरिएबल को। देखो यहाँ पे आप इंडिकेट कर रहे हैं कंपाइलर को कि एक एरे ऑफ वेरिएबल्स हैज बीन एलोकेटेड थ्रू P2, एक एरे एलोकेट हुई है, तो उसको डीएलोकेट करने के लिए आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दरमियान में दिखानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेगी, और साइज वंस अगेन इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे आप। तो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट्स P2, इसका इफेक्ट क्या होगा कि दिस मेमोरी विच हैज़ बीन एलोकेटेड थ्रू P2 में जिसका बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, जिस एरे का बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, वो तमाम एरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डीएलोकेट हो जाएगी, यानी कि उस डिलीट की स्टेटमेंट के थ्रू आपकी ये पूरी एरे डीएलोकेट हो गई। नाउ P2 एरे अब डीएलोकेट हो चुकी है। P2 हैज नाउ बिकम व्हाट, अ डैंगलिंग पॉइंटर, सिंस इट इज स्टिल कंटेनिंग 1400 the address of a memory location which was part of the array, which was the base address of our array, but the array has now been deallocated. ये पूरी array आपकी deallocate हो चुकी है। So now P2 has become a dangling pointer. इसको resolve करने का क्या तरीका है कि P2 में आप null ptr store करते हैं, so P2 now becomes null, so it is no longer pointing to that memory location, it is no longer a डैंगलिंग पॉइंटर। सो उसी तरह से आपने एलोकेट किया। अब एलोकेशन में, एरे के एलोकेशन में क्या चेंज आ गई कि इंट के बाद, डेटा टाइप के नाम के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट में साइज भी मेंशन कर दिया एरे का। एक वेरिएबल है तो आप सिंपली न्यू और आगे डेटा टाइप का नाम लिखते हैं। फिर डीएलोकेशन में क्या डिफरेंस आएगा कि अगर सिंगल वेरिएबल है तो आप लिखेंगे डिलीट और आगे P1, जबकि एक एरे है तो डिलीट और आगे पॉइंटर के नाम के दरमियान आप लिखेंगे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर, और बाद में P2 को नल करना नहीं भूलना। So we have seen how to allocate memory on heap, either a single variable or multiple variables, that is an array of variables. Similarly यहाँ पे अगर डबल्स की array allocate करनी है तो यहाँ पे डबल आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल टाइप का पॉइंटर आ जाएगा। इस तरह से यूज़ करेंगे और डिस्ट्रक्शन वाले कोड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, यहाँ पे डेटा टाइप का नाम कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता।
तो डिलीट उस तरह ही करेंगे। अब एरे है तो यहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे और बाद में नल करेंगे। अब नॉर्मली अगर कांस्टेंट साइज की एरे आप बना रहे हैं तो तब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आमतौर पे यूज़ नहीं करेंगे। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यहाँ पे सही मायनों में फ़ायदा सामने आने लगा है कि आप पहले अगर ये कहते थे कि इंट n इज इक्वल टू 7 लेट्स सपोज, या यूज़र से n की वैल्यू ले लें, तो उसके बाद आप कहते हैं कि एक एरे बनानी है n साइज़ की, तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि एरे का साइज़ हमने बात की थी कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो या तो वो लिटरल कांस्टेंट होगा या नेम कांस्टेंट होगा, यूज़र से साइज़ लेके या फाइल से साइज़ लेके लेट्स सपोज आप एरे नहीं बना पाते थे। लेकिन अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू इट इज़ नाउ पॉसिबल कि आप एक वेरिएबल n यहाँ पे डिक्लेयर करें, यूज़र से पूछें हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू एंटर या डू यू वांट टू स्टोर, आप कितने एलिमेंट्स की एरे बनाना चाहते हैं। यूज़र से वो इनपुट लेके n में स्टोर कर दें और उसके बाद P2 के थ्रू n साइज़ की एरे बना लें। नाउ n इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू यूज़र से ली गई है और आप यहाँ पे n साइज़ की एरे बना रहे हैं। अब हीप के ऊपर आप वेरिएबल साइज़ की एरेज भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी ऑब्वियसली आप यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, तो यहाँ पे n आ जाएगा, फिर उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, यहाँ पे भी n आ जाएगा और इवेंचुअली उसको डी एलोकेट वैसे ही करना है जिस तरह हम पहले कर रहे थे। तो सिर्फ यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे भी जब आप एरे को एलोकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी n आ गया। अब इसको चला के देखते हैं एक बार कि पहले मेरा प्रोग्राम अब यूज़र से पूछेगा कि आपने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं एरे के अंदर। तो यूज़र कहता है लेट्स सपोज 4, तो वो 4 वैल्यूज़ यूज़र से मांगेगा, यूज़र एंटर कर देता है लेट्स सपोज 10, 15, 20, 25। वो वैल्यूज उसने स्टोर कर ली एरे में, एरे एलोकेट की, उसमें स्टोर की और वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले करता हुआ दिखाई दे रहे। सिमिलरली अगली बार प्रोग्राम चलाएंगे, यूज़र कहता है कि मैंने अब लेट्स सपोज 7 वैल्यूज एंटर करनी, तो उसने वो 7 वैल्यूज एंटर की, वो 7 वैल्यूज स्टोर हुई और डिस्प्ले हो गई। तो नाउ यू कैन एलोकेट एन एरे ऑफ वेरिएबल साइज, और एलोकेट करने का तरीकाकार क्या है, सिंटेक्स क्या है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि हीप के ऊपर आपको एलोकेट करना पड़ेगा, न्यू के थ्रू एलोकेट करना पड़ेगा। और वंस अगेन एट द एंड आप मेक श्योर दैट यू डीएलोकेट दैट memory as well. So we have discussed dynamic memory allocation of single variables and dynamic memory allocation of arrays. और आमतौर पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जैसे मैंने पहले कहा एरेज के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, हालांकि कि सिंगल वेरिएबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है डायनामिकली एलोकेट करने की। तो होपफुली नाउ दिस सिंटेक्स इज क्लियर। इसके थ्रू मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स की एरेज आप डायनामिकली एलोकेट करें, उनको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का सिंटेक्स एक्जैक्टली वैसे ही है जिस तरह पहले यूज़ करते आए हैं, यानी कि आप सब्सक्रिप्ट नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर यूज़ करना चाहें या अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया हो प्रॉब्लम के अंदर, जिस तरह लास्ट लैब में कुछ टास्क में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि पॉइंटर नोटेशन ही यूज़ करनी है, तो तब आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ करेंगे। सिमिलरली आउटपुट करना है या कोई और प्रोसेसिंग करनी है, वहाँ पर भी वही सिंटेक्स यूज़ किया जा सकता है। बुक की अगर बात करें तो यहाँ पे उसने वो सिंटेक्स डिस्कस किया कि इस तरह हमने अभी एरे एलोकेट की, 100 साइज कांस्टेंट भी हो सकता है और मोर इम्पॉर्टेंटली अब यहाँ पे वेरिएबल भी आप भेज सकते हैं। और डिलीट करने के लिए अगर सिंगल वेरिएबल है तो इस तरह से डी एलोकेट करेंगे, डिलीट आगे पॉइंटर का नाम, अगर एरे एलोकेट की है तो डिलीट और पॉइंटर के नाम के दरमियान स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर भी पुट कर देंगे। यहाँ पे यूज़र से नम डेज की इनपुट ले रहे हैं, कितनी डेज़ की सेल्स एंटर करना चाहते हैं, प्रोग्राम 9.14 है, और उतने साइज़ की फिर एरे एलोकेट कर रहा है। जाहिर है हीप के ऊपर एलोकेट करनी पड़ेगी, वेरिएबल साइज़ की एरे आप वैसे तो नहीं एलोकेट कर सकते। तो एलोकेट की, उसको वैसे यूज़र से इनपुट ली, सेल्स का टोटल किया, एवरेज किया और डिस्प्ले किया, और आखिर में मेक श्योर दैट यू डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को आप फ्री अप करें, प्रॉपर्ली डी एलोकेट करें। तो उसके लिए वही सिंटेक्स यूज़ कर रहा है, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट्स सेल्स के थ्रू जो एरे एलोकेटेड है उसको डी एलोकेट कर दो। और नोट करें वंस अगेन कि डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट सेल्स डज नॉट डी एलोकेट सेल्स नहीं डी एलोकेट हो रहा, सेल्स के थ्रू जो मेमोरी एलोकेटेड है वो डी एलोकेट हो रही है, क्योंकि सेल्स का पॉइंटर तो इटसेल्फ यहाँ पे लाइन नंबर 10 में देखें तो स्टैक पे बना हुआ है, इसको तो आप डी एलोकेट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते डिलीट के थ्रू। तो व्हेन यू राइट डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट सेल्स, तो दिस एक्चुअली डी एलोकेट्स द मेमोरी जिसका एड्रेस सेल्स में पड़ा हुआ है। उसके बाद सेल्स को नल पीटीआर नल कर रहे हैं सो दैट कि वो डैंगलिंग पॉइंटर ना बना रह जाए।
सो दैट इज़ योर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दोनों तरह से हमने डिस्कस कर लिया है, सिंगल वेरिएबल के लिए भी और एरेज के लिए भी। नाउ लेट अस कम बैक टू these टू प्रॉब्लम्स जिनकी हमने पहले भी बात की, मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर्स। इनको ज़रा मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं, मज़ीद इनकी एग्जांपल्स कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या और इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आई एलोकेट 2 इंटीजर्स ऑन द हीप। एक इंटीजर एलोकेट किया, उसका एड्रेस एक पॉइंटर P1 में स्टोर कर लिया। दूसरा इंटीजर एलोकेट किया हीप के ऊपर, उसका एड्रेस पॉइंटर P2 में स्टोर कर लिया। इसको आप, ये जो काम हमने किया है, इसको हम कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। हीप के ऊपर एक इंटीजर एलोकेट हुआ, उसका एड्रेस P1 में आ गया 2430 लेट्स सपोज। हीप के ऊपर एक और इंटीजर एलोकेट हुआ, उसका एड्रेस 5600 P2 में आ गया। तो P1 इधर पॉइंट कर रहा है, P2 इधर पॉइंट कर रहा है और दोनों बॉक्सेस में फिलहाल जंक वैल्यूज, गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ स्टैटिक P1 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे स्टोर कर दो लेट्स सपोज 10, और स्टैटिक P2 जहाँ पे P2 पॉइंट कर रहा है वहाँ पे स्टोर कर दो लेट्स सपोज 35। तो P1 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ 10 और P2 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे 35। सो यहाँ पे आ गया 10 और इस वाले बॉक्स में हमारे प्रोग्राम के मुताबिक 35 आ गया। अब मैं अगर P1 को डीरेफरेंस करूँगा तो ऑब्वियसली 10 डिस्प्ले होगा और अगर मैं P2 को डीरेफरेंस करूँगा तो ऑब्वियसली 35 डिस्प्ले होगा। चला के भी वेरीफाई कर लेते हैं। 10 डिस्प्ले हो रहा है और 35 डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ P1 इज इक्वल टू P2। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? P1 इज इक्वल टू P2, दिस इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है जैसे कि नज़र आ रहा है, राइट टू लेफ्ट चलती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो राइट साइड से वैल्यू उठाएगा, P2 की वैल्यू उठाएगा और P1 में स्टोर कर देगा। मेमोरी फिगर की तरफ वापस आए तो क्या इफेक्ट होगा? P2 से वैल्यू उठाओ और P1 में स्टोर कर दो। अच्छा, P2 क्या है? P2 है 5600। P2 का मतलब है P2 के कंटेंट्स। यहाँ पे नोट करें कि हमने P2 को डीरेफरेंस नहीं किया, P2 की बात हो रही है। तो P2 इज अ पॉइंटर विच इज एन एड्रेस विच इज 5600 इन आवर एग्जाम्पल। उसको उठाएगा और P1 में स्टोर कर देगा, यानी कि P1 के अंदर भी क्या आ जाएगा? P1 के अंदर भी क्या आ जाएगा? 5600। So this assignment statement will result in 5600 being stored in P1 as well. इसका मतलब है कि अब ये यहाँ नहीं पॉइंट कर रहा, बल्कि ये पॉइंटर भी अब यहाँ पॉइंट कर रहा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, P1 इज इक्वल टू P2। किसी भी वजह से आपको ये काम करना पड़ गया अपने कोड के अंदर। जिस तरह एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में असाइन करते हैं, उस तरह पॉइंटर को भी पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं, और हमने कर दिया। तो P2 और P1 दोनों अब सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, कर सकते हैं। एक लोकेशन को एक से ज़्यादा पॉइंटर भी पॉइंट कर सकते हैं। अब अगर मैं डिस्प्ले करूँगा, ये वाली स्टेटमेंट अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ दूसरी बार, तो नाउ सिंस P1 एंड P2 बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, बोथ आर पॉइंटिंग टू 5600 मेमोरी लोकेशन नंबर, तो वो दोनों की आउटपुट 35 आएगी। आउटपुट चला के भी वेरीफाई कर लेते हैं। यू कैन सी कि दूसरी स्टेटमेंट में आउटपुट 35 आ रही है, 10 नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करें तो एक और प्रॉब्लम भी ऑलरेडी आ चुका है। ये वाला बॉक्स, इसको पॉइंट करने वाला एक ही पॉइंटर था जो P1 था शुरू में। अब वो पॉइंटर P1 उठा के अब कहीं और ले गए। अब इस बॉक्स तक वापस आने का भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसका एड्रेस 2430 तो कहीं नहीं स्टोर किया हुआ था, सिर्फ यहीं पे स्टोर था और वो आपने ओवरराइट कर दिया। तो नाउ दिस लोकेशन हैज़ बिकम मेमोरी लीक। इसको मेमोरी लीक भी कहते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और इसको आप कहते हैं कि गार्बेज हो गया। मेमोरी लोकेशन आपने ज़ाया कर दी है, गार्बेज बना दिया। ये कि मेमोरी लोकेशन आपने रिजर्व करके रखी हुई है अपने पास, लेकिन ताकि कोई और भी इसको ना यूज़ कर सके, और आप खुद भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आपने उसका एड्रेस घुमा दिया। इस बॉक्स का एड्रेस आपके पास स्टोर था P1 के अंदर, अब वो वहाँ पे अब नहीं है, क्योंकि P1 के अंदर कुछ और आपने स्टोर कर दिया। सो ये मेमोरी अगर आप अब डीएलोकेट करना भी चाहें तो डीएलोकेट नहीं कर सकते। नाउ इट इज़ टू लेट। जब डीएलोकेट करना था उस वक्त आपने नहीं किया डीएलोकेट, नाउ इट इज़ टू लेट। नाउ योर प्रोग्राम इज जनरेटिंग मेमोरी लीक्स।
सो अवॉइड कैसे करें, ये भी मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया, इसको अवॉइड कैसे करें। P1 इक्वल टू P2 करने से प्रॉब्लम आया है, इसका मतलब है कि इससे पहले हमें कुछ करना है। अगर मैं P1 पहले इधर पॉइंट कर रहा था, इसके अंदर 2430 पड़ा हुआ था, 2430 पड़ा हुआ था, ये सिचुएशन थी। अब मैंने अगर P1 को कहीं और लेके जाना है, लेकिन कहीं और लेके जाना है तो इस मेमोरी लोकेशन के बारे में मुझे डिसाइड करना होगा कि इसका मुझे क्या करना है। सो आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे ये वाली मेमोरी लोकेशन अब चाहिए ही नहीं, मैंने P1 को इधर ही लेके जाना है, इसी को पॉइंट करेगा, P1 भी इसी को पॉइंट करेगा, P2 भी इसी को पॉइंट करेगा, मुझे ये लोकेशन चाहिए ही नहीं। तो आप कहेंगे कि फिर P1 को मूव करने से पहले यू मस्ट डिलीट P1 को डिलीट कर दें। अगर आपको नहीं चाहिए वो लोकेशन तो उसको डिलीट कर दें, और डिलीट P1 के साथ ही हम लिखते हैं P1 इज इक्वल टू null PTR। लेकिन जब भी आप किसी पॉइंटर को डिलीट कर रहे हो, आपके कोड में अगली स्टेटमेंट मुझे ये दिखाई देनी चाहिए। आपने कहा डिलीट सम पॉइंटर, तो साथ ही पॉइंटर को नल करना नहीं भूलेंगे। बेशक आप कह रहे हैं कि नहीं जी थोड़ी देर बाद अगली लाइन में मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला काम करना कभी नहीं भूलना, इसकी आदत बना लें। सो डिलीट P1 किया, डिलीट P1 के नतीजे में क्या हुआ, ये वाली मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस P1 में पड़ा हुआ है ये डिस्ट्रॉय होगी। इन अदर वर्ड्स ये वाली मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉय होगी। फिर P1 को आपने नल कर दिया, तो इट इज़ नो लॉन्गर पॉइंटिंग देयर, इट इज़ कंटेनिंग, इट हैज़ बिकम अ नल पॉइंटर। उसके बाद अब P1 को जहाँ मर्जी लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। फिर आप कहेंगे P1 इज इक्वल टू P2, सो नाउ P1 विल स्टार्ट पॉइंटिंग हेयर, इसके अंदर आ जाएगा 5600 एंड नाउ बोथ पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। 35 को पॉइंट कर रहे हैं, इस वाले बॉक्स को पॉइंट कर रहे हैं, एंड देयर इज नो मेमोरी लीकेज इन योर प्रोग्राम since this location has been properly deallocated. So ये एक तरीका है इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का। This was the first solution. इसको जरा कमेंट आउट कर लेते हैं। अब P1 को आप P2 पे ले गए, दोबारा से वही प्रॉब्लम हमारे सामने है कि जी दो लहदा पॉइंटर्स, दो लहदा मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं, फिर P1 को उठा के P2 पे ले गए, तो व्हाट हैपेंड टू दिस मेमोरी, कि इसको आपने अभी डीएलोकेट नहीं किया, ये अभी इधर ही पॉइंट कर रहा है। तो वही सिचुएशन हमने इसको दोबारा से बना दिया। अब आप कहते हैं कि नहीं जी P1 को मैं P2 पे लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वापस इसे ज़रूरत पड़ने पे इधर भी लेके आना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए P1 इधर जा रहा है, P1 इक्वल टू P2 हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे यहाँ पे वापस लेके आना। तो उस वक्त तक आपको चाहिए कि इसका एड्रेस, फिर आप चाहते हैं कि इसको डीएलोकेट ना करें, तो तब तक इसका एड्रेस किसी और तीसरे पॉइंटर वेरिएबल में आप स्टोर करवा दें। वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि अब हम सेकंड सॉल्यूशन डिस्कस करने लगे। तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप एक और पॉइंटर लेट्स सपोज P3 के नाम से बना लेंगे और P3 में स्टोर कर देंगे P1। अब इस स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट होगा कि हमने P3 में P1 स्टोर कर दिया, P3 एक नया पॉइंटर बना, स्टैक पे बना, 2430 उसमें भी आ गया। इन अदर वर्ड्स अब क्या हुआ, अब इस लोकेशन को ये वाला पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है, करंटली P1 भी पॉइंट कर रहा है, P3 भी पॉइंट कर रहा है। अब आप P1 को उठा के P2 पे लेके जा सकते हैं, जैसा कि आप पहले लेके जा रहे थे यहाँ पे। अब अगर P1 P2 पे चला भी जाए, यहाँ पॉइंट करने लग पड़ा, इन अदर वर्ड्स यहाँ पे 5600 आ गया, तो देयर इज नो इशू ऑफ मेमोरी लीक बिकॉज यू हैव द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन स्टोर्ड एट सम थर्ड प्लेस। एंड व्हेन फाइनली आप चाहते हैं कि P1 अब वापस आना चाहता है, तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब आप फाइनली लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P3। इसका इफेक्ट क्या होगा, P3 के कॉन्टेंट्स जो कि 2430 हैं वो P1 में आ जाएंगे 2430, एंड दिस पॉइंटर
विल स्टार्ट पॉइंटिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो थोड़ी देर के लिए कहीं और गया P1, लेकिन फिर वापस ले आए, तब तक उसका एड्रेस, उस दौरान उसका एड्रेस एक तीसरे टेम्परेरी पॉइंटर में आपने स्टोर कर लिया। तो दिस इज द सेकंड सोल्यूशन टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लीकेज। ये सेकंड सोल्यूशन का पहला पार्ट है कि P3 में उसका एड्रेस सेव किया, और बाद में आपने ये सेकंड सोल्यूशन कंटिन्यूड है कि बाद में आपने P1 को वापस P3 पे ले गए। तो दोनों में से कोई भी सोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लॉजिक। आप क्या चाह रहे हैं उस सिचुएशन में। आप अगर चाह रहे हैं कि P1 को P2 पे चले जाना है और यहाँ पे मुझे वापस नहीं आना, तो पहले इसको डीएलोकेट कर दें, फिर P1 को उधर ले जाएं। फिर आप कहते हैं दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, आप कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए P1 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वापस यहीं पर आना है। तो उसका सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया कि तीसरे पॉइंटर की ज़रूरत होगी, उसमें तीसरा पॉइंटर बनाएं, उसमें एड्रेस स्टोर करें, और उसके बाद P1 चला जाए और फिर वापस P3 पे उसे ले आएँ। टेम्परेरी पॉइंटर की मदद से वापस उसे अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ला सकते हैं। तो व्हेनेवर यू इनकाउंटर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मेमोरी लीकेज का प्रॉब्लम अगर आपने अवॉइड करना है अपने कोड में, तो आप इनमें से कोई सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन जो हमने डिस्कस किए, इसमें से कोई सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एट हैंड। आपका प्रॉब्लम आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है, आपकी लॉजिक आपसे क्या रिक्वायर कर रही है। सो इस तमाम सिचुएशन को समझने के लिए एक चीज़ जो वंस अगेन बहुत ज़रूरी होगी वो है विजुअलाइजेशन। स्टैक और हीप और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप साथ ही साथ वेरिएबल्स को विजुलाइज करें प्रॉपर्ली। जिस तरह हमने यहाँ पे मेमोरी फिगर्स ड्रॉ करके विजुलाइज की हैं, आप भी पेपर के ऊपर इस तरह की फिगर्स ड्रॉ करके सिचुएशन को देखें कि क्या कहीं कोई मेमोरी लीक तो नहीं आ रही है आपके कोड में, और क्या अभी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कोई डैंगलिंग पॉइंटर तो नहीं आ रहा आपके कोड के अंदर। अगर आ रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए कोड भी लिखें। दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रेडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग लैब्स, असाइनमेंट्स एंड इवेंचुअली योर एग्जाम्स। कि अगर आप रन टाइम पे मेमोरी लीक या डैंगलिंग पॉइंटर का प्रॉब्लम आ रहा है आपके कोड के अंदर, बेशक वो पेपर पे लिखा हुआ कोड है, लेकिन उसके अंदर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो जाहिर है आपको उस टास्क के फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स की डिडक्शन होगी डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। सो ये रन टाइम एरर्स भी आपको अपने कोड के अंदर अवॉइड करने हैं। कोई भी पॉइंटर बेस्ड कोड आप लिख रहे हो तो यू मस्ट मेक श्योर दैट योर कोड डज नॉट हैव एनी मेमोरी लीक्स एंड डज नॉट जनरेट एनी डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो ये तभी मुमकिन होगा एग्जाम्स वगैरह के अंदर जब आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और पेपर के ऊपर हर प्रॉब्लम के मेमोरी फिगर ड्रॉ करके देखेंगे, विजुलाइज करेंगे और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व करेंगे ना डैंगलिंग पॉइंटर का, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ज़रूरी है, आप मेमोरी फिगर ड्रॉ करें, विजुलाइज करें सिचुएशन को। सिर्फ कोड लिख रहे हैं आईडी में, विजुअल स्टूडियो के तो लिख रहे हैं, उससे नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। रन टाइम एरर आ जाएगा तो बास का रन टाइम एरर भी नहीं आएगा, लेकिन स्टिल योर कोड माइट बी जनरेटिंग डैंगलिंग पॉइंटर्स एंड मेमोरी लीक्स। तो उसका एक ही हल है कि आप इसको विजुलाइज करके मेमोरी को स्टैक और हीप की शक्ल में, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है, उसको विजुलाइज करके साथ साथ कोड को चलाएं और साथ साथ उस फिगर को अपडेट करें और देखें कि क्या कोई मेमोरी लीक तो नहीं आ रही, क्या कोई डैंगलिंग पॉइंटर तो नहीं आ रहा, और आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करें, उसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप भी खुद से यानी कि आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। कोई भी कोड आपको दिया जाए, आपका लिखा हुआ है या किसी और का लिखा हुआ है, और आपको कहा जाए कि इसमें डैंगलिंग पॉइंटर ढूंढें या इसमें मेमोरी लीक देखें कि हो तो नहीं रही, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट अगर आपने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की हुई है। मेमोरी फिगर इस तरह से बनानी है अगर आपको आती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि हमने अभी इसको P1, P2, P3 को फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। P1 बनाया, P2 के थ्रू मेमोरी एलोकेट की, 10 स्टोर किया, 35 स्टोर किया, डिस्प्ले किया। उसके बाद हमने कहा था P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पे तो हम पॉइंटर्स को असाइन कर रहे थे ना। व्हाट इफ़ आई राइट स्टैटिक P1 इज इक्वल टू स्टैटिक P2? ये स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से किस तरह से मुख्तलिफ है? स्टैटिक P1 इज इक्वल टू स्टैटिक P2। इसकी तरफ ही अब आ जाते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। तो स्टैटिक P1 अब यहाँ पे मतलब कि P1 जिस जगह पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की बात हो रही है। P1 इज एन इंटीजर पॉइंटर, तो स्टैटिक P1 इज एन इंटीजर, स्टैटिक P2 सिमिलरली इज एन इंटीजर। तो एक इंटीजर दूसरे इंटीजर में असाइन हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, राइट टू लेफ्ट चलेगी। स्टैटिक P2 मतलब 35।
स्टैटिक P2 का मतलब है 35। अब 35 को कहाँ स्टोर करने की बात हो रही है, जहाँ P1 पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि P1 नहीं चेंज हो रहा, ना ही P2 चेंज हो रहा है। सिर्फ ये आप कह रहे हैं कि P2 जिस जगह पॉइंट कर रहा है वहाँ से वैल्यू उठाओ और उस वैल्यू को स्टोर कर दो उस जगह जहाँ P1 पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि P1 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे स्टोर की गई पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे 10 की जगह, यहाँ पे 10 की जगह 35 आ जाएगा, 10 ओवरराइट होके इस स्टेटमेंट के नतीजे में। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लिखूं स्टैटिक P2 इज इक्वल टू स्टैटिक P1, तो दिस विल हैव द रिवर्स इफेक्ट। यानी कि मैं कह रहा हूँ P1 जिस जगह पॉइंट कर रहा है वहाँ से पड़ी हुई वैल्यू को उठाओ, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 10, तो 10 को उठाओ और कहाँ स्टोर कर दो जहाँ P2 पॉइंट कर रहा है, तो 10 यहाँ पे आ जाए। तो नोट करें कि इन दो स्टेटमेंट्स में इंटीजर वेरिएबल्स इन बॉक्सेस के जो हीप के ऊपर एलोकेटेड हैं, इन बॉक्सेस के कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं। जबकि ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर जब मैं कहता हूँ P1 इज इक्वल टू P2, जो पॉइंटर्स की असाइनमेंट है, ये नीचे वाली दोनों इंटीजर्स की असाइनमेंट्स हैं, ये वाली पॉइंटर की असाइनमेंट है। तो यहाँ पे एड्रेसेस चेंज हो रहे थे, यानी कि इस तरफ चेंज आ रही थी, इस तरफ चेंज आ रही थी। जो कि नीचे वाली दोनों एग्जाम्पल जो अभी हमने देखी, स्टैटिक P1 इज इक्वल टू स्टैटिक P2 या स्टैटिक P2 इज इक्वल टू स्टैटिक P1, यहाँ पे इन इंटीजर वेरिएबल्स जिस जगह पॉइंट कर रहे हैं उनको उनकी वैल्यूज को तब्दील करने की बात हो रही है। So make sure that you understand this difference between assignment of pointers and assignment of values pointed to by those pointers. So you must know the difference between these two statements and this statement. मुख्तलिफ तरह के पॉइंटर्स बना के मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स एलोकेट करके ये डिफरेंस भी मेक श्योर के आप क्लियर कर लें। और क्लियर करना मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आप इस तरह से साथ साथ मेमोरी फिगर बना रहे हैं। मेमोरी फिगर अगर नहीं बना रहे तो तब ज़ाहिर है प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर मेमोरी फिगर बना के काम करेंगे तो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, देयर शुडंट बी एनी एम्बिग्यूटी। अब एक और सिनेरियो की बात करते हैं कि आप कहते हैं जी P1 इज अ न्यू पॉइंटर, उसके थ्रू हीप पे एलोकेट करो एक नया इंटीजर, तो P1 में इसका एड्रेस स्टोर कर लो। फिर मैं कहता हूँ इंटरस्टैटिक P2 इसके लिए नई मेमोरी नहीं एलोकेट करता, बल्कि मैं कहता हूँ कि P1 का एड्रेस P1 के कंटेंट्स ही P2 में स्टोर कर लो। तो इसको कैसे विजुलाइज करेंगे कि पहले आपने कहा कि P1 के थ्रू एक नया इंटीजर एलोकेट करो, अभी यहाँ पे जंक पड़ा होगा, P1 में उसका एड्रेस आ गया 2430 लेट्स सपोज। फिर आप कहते हैं जी इंटरस्टैटिक P2 बनाओ एक नया पॉइंटर, कहाँ बनाओ स्टैक पे, और उसके अंदर P1 के कंटेंट्स ही सेव कर दो, कॉपी कर दो, तो P2 के अंदर भी 2430 आ गया। इन अदर वर्ड्स ये भी इधर पॉइंट करना शुरू हो गया। तो दोनों पॉइंटर, दो अलग-अलग पॉइंटर स्टैक के ऊपर बने हुए हैं एंड दे आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन ऑन हीप। नाउ इफ आई मेक एनी चेंज टू दिस वेरिएबल, टू द कंटेंट्स ऑफ दिस वेरिएबल एलोकेटेड ऑन हीप आइदर थ्रू P1 और थ्रू P2, तो दूसरे को भी दायरा वो चेंज नजर आएगी। P1 अगर कोई चेंज करेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करवाएगा, तो P2 को भी वो चेंज नजर आएगी, और P2 अगर कोई वैल्यू स्टोर करवाएगा तो ऑब्वियसली P1 को भी वो चेंज नजर आएगी, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं क्विकली कि मैं कहता हूँ जी स्टैटिक P1 इज इक्वल टू 15। अब मैं अगर डिस्प्ले करता हूँ, स्टैटिक P1 भी डिस्प्ले करता हूँ और स्टैटिक P2 भी डिस्प्ले करता हूँ, तो बोथ विल display 15 on screen because both are pointing to the same memory location. 15 and 15 display हो रहा है। Now अब आप कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब आपने इस्तेमाल कर लिया है इन वेरिएबल्स को, इन पॉइंटर्स को, आप कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू 15 स्टोर करवाई, कुछ और स्टोर करवाई, यूज़ कर लिया। अब आप कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको डीएलोकेट कर दो। अब डीएलोकेट कैसे करें? आप कहेंगे डिलीट P1, और चूँकि P1 को नल PTR भी करना है, क्योंकि आपको कहा गया है, तो P1 इक्वल टू नल PTR भी आप कर देते। डिलीट P1 के नतीजे में क्या होगा? ये वाली मेमोरी लोकेशन डिलीट हो जाएगी P1 के अंदर जिसका एड्रेस पड़ा था, और P1 इज इक्वल टू नल के नतीजे में क्या होगा? P1 एक नल पॉइंटर बन जाएगा। इट इज़ नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन। बट व्हाट हैज़ हैपेंड टू P2? P2 अब क्या बन गया? आप बता सकते हैं कि P2 अब क्या बन गया? P2 is now a dangling pointer because
डैंगलिंग पॉइंटर की डेफिनेशन एक्चुअली यही है कि आपके पॉइंटर में एक ऐसी लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि डीएलोकेट हो चुकी है, और यही हुआ है P2 के साथ भी कि दो पॉइंटर P1 और P2 सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे, किसी एक ने उसको डीएलोकेट कर दिया, उसको नल भी आपने कर दिया, लेकिन दूसरा पॉइंटर अब डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। So this is another situation through which dangling pointer problem might arise in your code. इसका हल क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करें? अब इसके भी दो पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। आप कहते हैं कि जी दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे थे, अब मुझे इस मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको डीएलोकेट कर दो, P1 को नल कर दो, P1 के थ्रू डीएलोकेट कर दिया, P1 को नल कर दिया, अब P2 इधर पॉइंट कर रहा है, अब P2 को वैसे ही हल कर दो। दिस इज सोल्यूशन 1। तो P2 नल पॉइंटर सॉरी डैंगलिंग पॉइंटर बन गया, तो P2 को वैसे ही नल पॉइंटर बना दो। अब यहाँ पे नोट करें कि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, डिलीट P2 नहीं करना, बिकॉज अगर मेमोरी लोकेशन एक है, एक ही एलोकेट हुई है, तो उसको डीएलोकेट आप 2 दफ़ा नहीं कर सकते। अगर दूसरी बार करना भी चाहेंगे तो वो एरर दे देगा, रन टाइम एरर आ जाएगी। सो अगर आपने एक न्यू करके मेमोरी एलोकेट की है, तो डिलीट करने के लिए भी एक डिलीट यूज़ होगा, 2 डिलीट यूज़ नहीं कर सकते। सो P2 को आप वैसे ही नल कर दें डिलीट किए बगैर, तो क्या होगा, P2 के अंदर वैसे ही नल आ जाएगा, ये भी अब यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा हो। दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन, जिसमें आप कहते हैं कि मुझे इस लोकेशन की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप कहते हैं जी P1 और P2 सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने P1 के थ्रू एलोकेट किया, P2 को वहीं पे पॉइंट कर दिया, यहाँ पे P1 पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर की, दोनों की मदद से सेम रिजल्ट आया। ये सिचुएशन है आपके सामने, जो पहले भी हमने देखी। सो करंटली ये सिचुएशन। अब आप कहते हैं कि P1 को मैंने कहीं और लेके जाना है, P1 मैंने किसी और मकसद के लिए यूज़ करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि P2 के थ्रू आई शुड स्टिल बी एबल टू एक्सेस दिस मेमोरी लोकेशन जो हीप के ऊपर एलोकेटेड है। तो आप क्या करेंगे उस केस में? फिर आप उस केस में, या हम अब सोल्यूशन 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, आप डिलीट P1 नहीं करेंगे, डोंट डू दिस, डिलीट P1 नहीं करेंगे। अब P1 को उठा के जहाँ मर्जी ले जाएं, P1 को नल भी ऑब्वियसली उस केस में आप नहीं कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि P1 इज इक्वल टू समथिंग एल्स, जहाँ भी इसको लेके जाना है P1 को उठा के वहाँ ले जाएं, लेकिन P2 विल स्टिल बी पॉइंटिंग टू दैट सेम लोकेशन। जिनके P1 अब यहाँ पे नहीं पॉइंट कर रहा, P1 अब कहीं और पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे नहीं पॉइंट कर रहा, बट P2 इज स्टिल कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन, और उसकी मदद से आप उस लोकेशन को स्टिल एक्सेस कर सकते हैं, यू आर स्टिल एबल टू एक्सेस दैट लोकेशन, एंड फाइनली व्हेन यू आर डन यूजिंग दैट लोकेशन यू मस्ट डिलीट दैट थ्रू P2, क्योंकि डिलीट तो जाहिर करना है, वरना मेमोरी लीक जनरेट हो जाएगी। तो व्हेन इवेंचुअली व्हेन यू नो लॉन्गर नीड दिस लोकेशन, फंक्शन खत्म हो रहा है या प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो आप कह रहे होंगे डिलीट P2, ये वाली लोकेशन को डीएलोकेट कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली P2 इज इक्वल टू नल करके इसको प्रॉपरली नल पॉइंटर बना रहे होंगे, और तब तक P1 जाहिर है कहीं और जा चुका है, कहीं और पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज द सेकंड सोल्यूशन विच यू कैन डू। फर्स्ट सोल्यूशन वाज कि आप साथ ही P1 को अगर इसको कंप्लीट कर लें कि आपने डिलीट P1 किया, P1 इज इक्वल टू नल PTR किया, तो उसके बाद वैसे ही P2 इज इक्वल टू नल PTR भी करते हैं। सोल्यूशन 2 क्या है कि डिलीट P1 नहीं करें, P1 को कहीं और ले जाएं, और फिर इवेंचुअली जब यूज़ कर चुके हैं उस मेमोरी लोकेशन को, इस्तेमाल कर चुके हैं अपने कोड के अंदर, तो फाइनली P2 के थ्रू से डिलीट कर दें और P2 को इवेंचुअली नल PTR भी कर दें। तो थ्रू दिस सोल्यूशन 1 यूज़ करते हैं या सोल्यूशन 2 यूज़ करते हैं,
आप वो डैंगलिंग पॉइंटर और मेमोरी लीक के प्रॉब्लम्स को इस सिनेरियो में अवॉइड कर रहे होंगे। सो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स वी हैव सीन कि डैंगलिंग पॉइंटर और मेमोरी लीक के प्रॉब्लम्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, और देन ऑब्वियसली उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आपको विजुअलाइजेशन करना, मेमोरी फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो पेपर को भी मेमोरी फिगर ड्रॉ करके पॉइंटर्स की और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कर लें, वो बहुत काम आएगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो कि अगले आने वाले आपके 2 कोर प्रोग्रामिंग कोर्सेज के अंदर भी एक्सट्रीमली यूज़फुल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में और फिर आपके चौथे सेमेस्टर में आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स के अंदर सारी चीज़ें ही डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हो रही होंगी। तो पॉइंटर्स, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हर जगह इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो बेहतर है कि अभी उन तमाम चीज़ों को जितना आप क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उतना बेहतर है। अब आते हैं हम एक और इशू की तरफ। लेट्स सपोज के आज तक हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं लिखा, पहली बार ऐसा फंक्शन लिखने लगे। एक ऐसा फंक्शन हम लिखने लगे हैं जो कि एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा होगा। इंटीजर पॉइंटर हमने लास्ट टाइम देखा था फंक्शन में पैरामीटर्स के तौर पे पास किए जा सकते हैं, इसी तरह रिटर्न भी किए जा सकते हैं। सो आई वांट टू राइट अ फंक्शन विच रिटर्न्स एन इंटीजर पॉइंटर। गेट वैल्यू, लेट्स सपोज उस फंक्शन का नाम, पैरामीटर कोई नहीं ले रहा, तो पैरामीटर लिस्ट उसकी एम्प्टी है। हमने लास्ट टाइम भी इस तरह ही गेट इनपुट का फंक्शन लिखा था 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से, कि आप लिख सकते हैं गेट इनपुट का फंक्शन इस तरह से। फिर हमने देखा था जब हमने पास का रेफरेंस स्टडी किया था कि गेट इनपुट का फंक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है, और अब हमने पॉइंटर देख लिए हैं तो गेट इनपुट का फंक्शन अब पॉइंटर के साथ भी लिखा जा सकता है। ये 2 तो हम पहले भी यूज़ करते आए हैं, ये वाला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो तीनों तरीक़ों से आप इनपुट टेकिंग फंक्शन लिख सकते हैं। ये एक चौथी ऑप्शन है कि आप पॉइंटर रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन से। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? इसको मैं यहीं पे इम्प्लीमेंट करने लगा मेन से पहले ही। आई डिक्लेयर अ वेरिएबल num here. I prompt the user इनपुट लेके num में स्टोर करता हूँ और रिटर्न करता हूँ num. Now this won't work because num is an integer and this function is supposed to return an integer pointer. किसी इंटीजर का एड्रेस रिटर्न करना चाहिए इसे, ना कि इंटीजर, और वही एरर दे रहा है कि वो टाइप मैच नहीं कर रही, जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं वो इस टाइप से, रिटर्न टाइप से मैच नहीं कर रही। सो मुझे इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करना है, यानी कि किसी इंटीजर का एड्रेस रिटर्न करना है। सो मुझे नम का एड्रेस गेट करना पड़ेगा थ्रू द एड्रेसिंग ऑपरेटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर 9%, पहले भी आप यूज़ कर चुके हैं। तो एड्रेस ऑफ नम रिटर्न करेंगे तो नाउ इट इज़ फाइन, सिंटेक्स वाइज इट इज़ फाइन। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने कोड के अंदर? गेट वैल्यू का फंक्शन जो कि यूज़र को प्रॉम्प्ट करके एक इंटीजर लेता है और हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर पॉइंटर। तो मैं कॉल करूँगा गेट वैल्यू का फंक्शन, इट इज़ नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, तो पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंटर बना लिया, नल ptr से इसे इनिशियलाइज भी कर दिया, एंड स्टोर द रिटर्न वैल्यू ऑफ गेट वैल्यू इनटू ptr। इसकी रिटर्न टाइप एक इंटीजर पॉइंटर है और उस वैल्यू को मैं एक इंटीजर पॉइंटर में ही ptr के अंदर ही स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे उसे वैल्यू को डिस्प्ले करके देखते हैं। तो ptr जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसको डिस्प्ले करते हैं और इसके साथ ही पॉइंटर को भी डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और फिर उसको डीरेफरेंस करके चेक करते हैं कि उसके वैल्यू जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो क्या पड़ी हुई है, और ऑब्वियसली वो होनी चाहिए हमारी लॉजिक के मुताबिक जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखा है, इसको चला के देख लेते हैं।
यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल हो रहा है, यूज़र को प्रॉम्प्ट लाइन सबसे पहले डिस्प्ले होगी, यूज़र को वैल्यू देगा, उसका एड्रेस रिटर्न होगा, उसका एड्रेस मैं पीटीआर में सेव कर रहा हूँ, पीटीआर को डिस्प्ले कर रहा हूँ और फाइनली उस वैल्यू को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, एंटर अ वैल्यू, आई एंटर सम वैल्यू, लेट्स सपोज 23, एंटर की। ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंटर तो डिस्प्ले हो रहा है, पॉइंटर तो इसी तरह डिस्प्ले होना था, लेकिन यू एंटर्ड के आगे ये एक बड़ी सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ये गार्बेज वैल्यू है एक तरह से, कोई रैंडम वैल्यू है, 23 नहीं डिस्प्ले हो रहा। दोबारा चला के देखते हैं, एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 41, वंस अगेन वो 41 नहीं डिस्प्ले हो रहा, पॉइंटर डिस्प्ले हो रहा है, उसका पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहे हैं, वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, वो जंक वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड सम केसेस योर प्रोग्राम माइट क्रैश एज वेल, there is a severe problem with this code. Can you identify that problem by looking at this code? Let's try to see कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों आ रहा है, और फिर देखते हैं कि इसको अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं। मेन शुरू हुआ जी, मेन में एक पॉइंटर बना पीटीआर, नल पीटीआर, कहाँ बना, स्टैक पे। तो स्टैक के ऊपर एक पॉइंटर बना पीटीआर के नाम से, उसके अंदर नल आ गया, 0 आ गया एड्रेस। फिर गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल हुआ, गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल नम है, ये भी कहाँ बनेगा, ये भी स्टैक पे बनेगा, कुछ भी हीप पे नहीं बन रहा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। यूज़र से वैल्यू प्रॉम्प्ट की, यूज़र से वैल्यू इनपुट ली और नम में स्टोर कर दी। नम कहाँ बना हुआ है, स्टैक पे। इधर आते हैं, ये पीटीआर बना हुआ है मेन में, ये नम बना हुआ है उस फंक्शन, हमारे फंक्शन गेट वैल्यू के अंदर, इसका लोकल वेरिएबल। जिस तरह पीटीआर मेन का लोकल वेरिएबल है, इस तरह ही नम इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, वो दोनों स्टैक के ऊपर बने हुए हैं। तो यूज़र से आपने कोई वैल्यू इनपुट ली, यूज़र को प्रॉम्प्ट किया और यूज़र से वैल्यू इनपुट ली नम के अंदर, लेट्स सपोज यूज़र ने कोई भी वैल्यू 54 लेट्स सपोज एंटर की, नम बना हुआ है, उसकी लोकेशन भी हमें, एड्रेस भी मालूम है, यहाँ पे लेट्स सपोज 1470 है, अज्यूम कर रहे हैं, 54 यूज़र ने वैल्यू एंटर की, कोई भी वैल्यू यूज़र एंटर कर सकता है, 23 की, वो स्टोर कर लिया अपने नाम में। अभी क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हुआ है, कौन सा, गेट वैल्यू का। गेट वैल्यू का फंक्शन अब खत्म हो गया, उसने इसका एड्रेस रिटर्न किया और फंक्शन टर्मिनेट हो गया। अब जब भी कोई फंक्शन खत्म होता है तो क्या होता है, उसके तमाम लोकल वेरिएबल्स जो कि स्टैक पे बने होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो नम भी स्टैक पे बना हुआ है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसने उसका एड्रेस रिटर्न किया, नम का एड्रेस क्या है, हमारी एग्जाम्पल में वो 1470 है, नम लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया। व्हेन द फंक्शन टर्मिनेट्स नम इज डिस्ट्रॉयड। वापस आया मेन के अंदर, मेन में आपके पास एक एड्रेस आया, फंक्शन कॉल के नतीजे में एक एड्रेस आया विच वाज 1470 इन आवर एग्जांपल, और वो 1470 आपने पीटीआर में स्टोर कर लिया, क्योंकि वो 1470 आपके पास पीटीआर में आ गया। यानी कि नाउ दिस पीटीआर इज पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन नंबर 1470, but that memory location has already been deallocated। वो ऑलरेडी डीएलोकेट हो चुकी है, क्योंकि वो फंक्शन का लोकल वेरिएबल था, गेट वैल्यू का लोकल वेरिएबल था, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब पीटीआर उसे पॉइंट कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि पीटीआर अब क्या बन गया? पीटीआर हैज नाउ बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर, इट इज पॉइंटिंग टू अ पीस ऑफ मेमोरी व्हिच हैज बीन डीएलोकेटेड। उस स्टैक के ऊपर एलोकेटेड था, फंक्शन खत्म हुआ, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, मेमोरी डीएलोकेट होगी, तो नाउ पीटीआर में इसका एड्रेस आ गया, एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस आ गया है जो कि ऑलरेडी डीएलोकेट हो चुका है। तो देयरफॉर यू आर नॉट सीइंग द डिजायर्ड रिजल्ट इन द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यूजर का 23 एंटर करता है तो मुझे यहाँ पे कोई जंक वैल्यू नजर आ रही है, 23 नजर नहीं आ रही, एंड दैट इज ड्यू टू द रीजन कि दैट मेमोरी लोकेशन might have been allocated to some other variable in some other program or some other variable in your program। उसके अंदर अब 23 स्टोर होने की कोई गारंटी नहीं है। जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर 23 पढ़ाओ, और वही हमें नज़र भी आ रहा है कि आप इसके अंदर 23 नहीं पढ़ा होगा, कोई और वैल्यू पड़ी हुई, क्योंकि वो वेरिएबल वो में भी अब किसी और को एलोकेट हो चुकी है, आपके प्रोग्राम से तो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो मेमोरी लोकेशन अब आपके प्रोग्राम को एलोकेटेड नहीं है। So due to which you are seeing the incorrect result, and in some cases your program might crash as well, because PTR through this expression you might be trying to access the memory of some other program. So this might result in a runtime error and crash of your program as well, because you are trying to dereference a dangling pointer. Displaying
अब पॉइंटर इज़ फाइन, आप उसका एड्रेस गेट कर रहे हैं। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है PTR, वो वही एड्रेस है जो कि इस फंक्शन के अंदर नम का एड्रेस था। ये कैसे वेरीफाई आप कर सकते हैं? यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर सी आउट करने से पहले या बाद में एक मैसेज प्रिंट करें, इन फंक्शन गेट वैल्यू नम्स एड्रेस इज, नम का एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ नम, वो डिस्प्ले कर दें। जस्ट टू वेरीफाई कि नम का एड्रेस वही है जो हमारे पास आया है, जो हमने PTR में यहाँ पे स्टोर किया और यहाँ पे डिस्प्ले किया। नाउ द एड्रेस डिस्प्लेड बाय दिस स्टेटमेंट एंड द एड्रेस ऑफ नम बीइंग डिस्प्लेड बाय दिस स्टेटमेंट वुड बी सेम। चला के आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिनको प्रॉम्प्ट किया, जिसने कोई वैल्यू दी, एंड यू कैन वेरीफाई दैट। ये एड्रेस है 0039 FB F8, ये किसका एड्रेस है? नम का, गेट वैल्यू में डिस्प्ले हो रहा है। और वापस मेन में जब आए तो वही एड्रेस है आपके पास, लेकिन अब उस एड्रेस पे 24 नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे कुछ और पड़ा हुआ है, चूँकि वो पॉइंटर जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर रहे हैं वो एक डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है, चूँकि नम डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड दिस विल हैपन एवरी टाइम। यानी कि हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। किसी भी फंक्शन से आपने कभी भी किसी लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न नहीं करना। यानी कि दिस इज अ बिग नो, डोंट एवर डू दिस। डू दिस से मुराद डोंट रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ लोकल वेरिएबल फ्रॉम अ फंक्शन। किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल का एड्रेस आपने कभी भी रिटर्न नहीं करना, वरना क्या प्रॉब्लम आएगा वो हमने यहाँ पे विजुलाइज करके देख लिया। डैंगलिंग पॉइंटर, वो एड्रेस जब आप रिटर्न करेंगे, जब तक वो मेन में पहुँचेगा वो पॉइंटर एक डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका होगा, क्योंकि वो वेरिएबल जो स्टैक पे बना हुआ लोकल वेरिएबल है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अब इसका हल क्या है, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? अगेन द सोल्यूशन इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्या आप ये नम स्टैक के ऊपर ना एलोकेट करें, बल्कि हीप के ऊपर एलोकेट करें, न्यू के थ्रू एलोकेट करें। अब हीप पे एलोकेटेड मेमोरी अगर एक फंक्शन ने एलोकेट की है तो वो उस वक्त तक एलोकेटेड रहेगी जब तक आप खुद उसे डिस्ट्रॉय ना करते, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो सोल्यूशन क्या होगा कि मैं यहाँ पे अब नम को इस तरह बनाने की बजाय नम को हीप पे बनाऊंगा, और ज़ाहिर है हीप पे बनाने के लिए मुझे पॉइंटर चाहिए होगा। तो मैंने किसी पॉइंटर टेम्प के थ्रू एक नया इंटीजर हीप के ऊपर बना लिया, यूज़र को प्रॉम्प्ट किया और टेम्प जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे इनपुट ली, स्टैटिक टेम्प, और फिर मैंने इसको लिखा रहने देते हैं, चलें कमेंट आउट कर देते हैं, रिटर्न कर दिया टेम्प। टेम्प किस चीज़ का एड्रेस है? उस हीप पे एलोकेटेड मेमोरी का, और उसको अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो अब स्टैक पे एलोकेटेड वेरिएबल का एड्रेस नहीं रिटर्न हो रहा, बल्कि हीप पे एलोकेटेड वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न हो रहा है। नाउ दैट एड्रेस विल बी स्टोर्ड इनटू PTR एंड PTR is displayed and the value is displayed, and you will see that the correct result is displayed in this case. चला के देख लें, वैल्यू यूजर ने एंटर की, लेट्स सपोज 23, and as you can see the output is correct, you entered 23 ही नज़र आ रहा है। तो दोबारा चला के देखते हैं, यदि कोई और वैल्यू 45 एंटर करते हैं तो 45 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आउटपुट के अंदर। इसकी अगर अब मॉडिफाइड प्रोग्राम की अगर मेमोरी फिगर हम देखें तो मेमोरी फिगर कुछ ऐसी दिखाई देगी। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेन में आपने PTR बनाया, नल PTR से इनिशियलाइज कर लिया, सो PTR इनिशियलाइज टू नल। इस लाइन के इस साइड पे स्टैक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हीप को हम विजुलाइज कर रहे हैं। सो इनिशियलाइज कर लिया PTR, फिर गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल किया। गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल है टेम्प। टेम्प कहाँ बनेगा? स्टैक पे, तो ये बन गया टेम्प। टेम्प के थ्रू आपने हीप के ऊपर नई मेमोरी एलोकेट करवाई, उसका एड्रेस टेम्प में आ गया, तो ये वो मेमोरी एलोकेट हुई हीप के ऊपर। अरे हीप के ऊपर एलोकेट हुई है तो इसका नाम कोई नहीं है, इसके ऊपर देखें नाम कोई नहीं है, न्यू के थ्रू एलोकेट हुई है। 2430 इसका एड्रेस है, वो इसके अंदर आ गया टेम्प। यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया। फिर यूज़र को प्रॉम्प्ट किया, यूज़र ने एक वैल्यू दी, वो वैल्यू आके इस बॉक्स में स्टोर कर दी गई। यूज़र ने वैल्यू दी, लेट्स सपोज 25, तो दैट 25 इज स्टोर्ड हियर थ्रू दिस स्टेटमेंट, स्टैटिक टेम्प।
टेम्प को डी रेफरेंस करके जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे 25 स्टोर कर ली। फिर फंक्शन खत्म हुआ तो उसने रिटर्न कर दिया टेम्प। नाउ टेम्प रिटर्न हो रहा है, टेम्प के कंटेंट्स क्या हैं 2430, यानी कि 2430 रिटर्न हो रहा है। नाउ 2430 इज रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। नाउ एज सून एज द फंक्शन टर्मिनेट्स द लोकल वेरिएबल टेम्प इज डिस्ट्रॉयड, टेम्प खत्म हो जाएगा। लेकिन बाय दैट टाइम हम 2430 जो कि फंक्शन ने रिटर्न किया है वो पीटीआर में स्टोर कर लेगा। लेकिन 2430 जो कि एड्रेस था हीप पे एलोकेटेड एरे मेमोरी लोकेशन का, वो पीटीआर के अंदर स्टोर कर लिया गया। तो मेन में जब आप वापस आए तो 2430 यहाँ पे आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस असाइनमेंट। फंक्शन ने 2430 रिटर्न किया था। अब अगर टेम्प डिस्ट्रॉय भी हो जाए, टेम्प डिस्ट्रॉय हो गया, फंक्शन टर्मिनेट हो गया, बट स्टिल द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज नाउ स्टोर्ड इनटू पॉइंटर पीटीआर इन मेन। इनके एक तरह से फंक्शन गेट वैल्यू ने इस पॉइंटर टेम्प के थ्रू हीप पे मेमोरी एलोकेट करवाई, उसमें कोई डेटा स्टोर करवाया यूजर से इनपुट लेके, और उसका एड्रेस फिर मुझे भेज दिया वापस मेन के अंदर। अब मैं उस एड्रेस की मदद से उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ और डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। तो इसलिए अब ये स्टेटमेंट मेन के अंदर जब मैं लिखता हूँ स्टैटिक पीटीआर, तो इट वर्क्स करेक्टली, इट गिव्स अस द डिजायर्ड रिजल्ट। So static PTR will correctly display 25 in this case, or whatever value that the user entered will be correctly displayed. And now finally it is the main's responsibility. अगर मैं मेन को अब इस तरह ही छोड़ दूंगा, कुछ और काम नहीं कर रहा, तो PTR तो स्टैक पे बना हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। जब उसका स्कोप खत्म होगा, मेन खत्म होगा, तो PTR will be destroyed. But this memory would still be allocated. ये आ जाएगी मेमोरी लीक के प्रॉब्लम। मेमोरी को आपने प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय नहीं किया, पीटीआर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन आपकी ये मेमोरी जो हीप पे एलोकेटेड है वो डिस्ट्रॉय आपने नहीं की, तो दिस विल जनरेट मेमोरी लीक। इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करेंगे? वंस अगेन कि आप पीटीआर को डिलीट होने से पहले, यानी कि फंक्शन खत्म होने से पहले, आप यहाँ पे आप कहेंगे कि अब मैंने वैल्यू इस्तेमाल कर ली है, तो अब उसको डिलीट कर दो, डिलीट पीटीआर करेंगे। और उसके बाद जाहिर है पीटीआर इज इक्वल टू नल पीटीआर करना नहीं भूलना। ये स्टेटमेंट क्या करेगी? डिलीट पीटीआर कहेगी कि पीटीआर जिस जगह पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को जाके हीप के ऊपर से डिलीट कर दो, तो ये वाली मेमोरी प्रॉपर्टी डीएलोकेट हो जाएगी। पीटीआर इज इक्वल टू नल करने से ये पॉइंटर नल हो जाएगा एंड देयर विल बी नो इशू ऑफ मेमोरी लीक इन योर प्रोग्राम। और फाइनली पीटीआर विल बी डीएलोकेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन इट्स स्कोप एंड्स। जब मेन खत्म होगा तो पीटीआर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यहाँ पे अब अगर नोट करें आप, तो मेमोरी एक फंक्शन एलोकेट कर रहा है, यहाँ पे गेट वैल्यू का फंक्शन, और मेन उसे इस्तेमाल कर रहा है। मेन के पास उसका एड्रेस आ जाता है, मेन उसे यूज़ करता है, और फाइनली व्हेन मेन नो लॉन्गर नीड्स दैट पीस ऑफ मेमोरी, इट डीएलोकेट्स दैट। तो इन जनरली ज़रूरी नहीं है कि जिस फंक्शन में आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो उसी फंक्शन में ही डीएलोकेट करें। यानी कि आगे जाके जो आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे, हो सकता है कोई एक फंक्शन मेमोरी एलोकेट कर रहा हो, उसका पॉइंटर आपको रिटर्न कर रहा हो, कोई दूसरा तीसरा चौथा फंक्शन उसे इस्तेमाल कर रहा हो, और फाइनली आप उसको डीएलोकेट कर रहे हो जब उसकी ज़रूरत नहीं है, फाइनली मेन में आके या किसी और फंक्शन में जाके उसको डीएलोकेट कर रहे हो। तो दैट इज़ हाउ यू वुड इन जनरल एलोकेट मेमोरी ऑन द हीप and make sure to deallocate it afterwards properly. अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल एलोकेट किया है, दिस कुड बी एन एरे एज वेल। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n एक वेरिएबल है और मैं n साइज की एरे एलोकेट कर रहा हूँ, फिर उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ, और फिर उस एड्रेस की मदद से मैं उस एरे की वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। यानी कि आप कहें अगर कि ये 6 साइज़ की एरे है यहाँ पे एलोकेट हुई है, या यूज़र से साइज़ लेके आपने एलोकेट की है, तो आप उसका पॉइंटर यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं और मेन में आके उस पॉइंटर की मदद से उस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होंगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रा खुद से कीजिएगा कि एरे एलोकेट करवाएं, यहाँ पे उसका पॉइंटर रिटर्न करवाएं और मेन में वापस आके उस एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करें। आपको यहाँ से फंक्शन से उसका साइज़ भी भेजना पड़ेगा कि कितने साइज़ की एरे एलोकेट हुई है, तो उसके लिए आप एक रेफरेंस पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने गेट वैल्यू का ये फंक्शन लिखा है,
जो कि एक वैल्यू इस तरह हीप पे एलोकेट करवा रहा है, स्टोर कर रहा है और उसका पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि एक एरे के साथ यही काम कर रहा होगा। रिटर्न टाइप उसकी यही होगी, इंट स्टैटिक, एरे का बेस एड्रेस रिटर्न कर रहा होगा और एरे का साइज़ वो रेफरेंस पैरामीटर के थ्रू रिटर्न कर रहा होगा जितने साइज़ की एरे एलोकेट की है। या इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप इसकी रिटर्न टाइप यही रखें, इंट स्टैटिक गेट एरे, और इसमें बाय वैल्यू इंटीजर पास कर लें। कॉल करते वक्त आप इसको भेजेंगे यहाँ पे साइज़ कि कितने साइज़ की एरे भेजनी है, कितने साइज़ की एरे एलोकेट करनी है, जो उतने साइज़ की एरे हीप के ऊपर एलोकेट करके पॉसिबली यूज़र से इनपुट लेके उसका पॉइंटर आपको रिटर्न करेगा। यानी कि इस गेट एरे के फंक्शन को आप कुछ इस तरह से कॉल कर रहे होंगे कि आपने n डिक्लेयर किया, यूज़र से इनपुट ली और उसके बाद ARR यहाँ पे जो बनाया हुआ था गेट एरे का फंक्शन कॉल किया और उसमें n भेज दी। तो n को देखते हुए वो उतने साइज़ की एरे एलोकेट करेगा, यूज़र से उतनी वैल्यूज़ लेगा, एरे के अंदर स्टोर करवाएगा और उसका पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो मेन में अब आप एरे को अगर यूज़ करना है तो आप n की मदद से, n इसका साइज़ है, उसकी मदद से एक लूप लगा के एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, सम करना है, एवरेज करनी है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। तो ये वाला गेट एरे का फंक्शन इस प्रोटोटाइप के साथ ये आपने लिखना है और इसको इस्तेमाल करके इसका ड्राइवर फंक्शन भी ऑब्वियसली आपने लिख के उसकी प्रैक्टिस कर लेनी। एंड मेक श्योर टू ड्रॉ द मेमोरी फिगर एज वेल। मेमोरी फिगर ड्रॉ करके साथ साथ उसको विजुलाइज करें और देखें कि कहीं मेमोरी लीक तो नहीं आ रही या कोई और डैंगलिंग पॉइंटर तो नहीं जनरेट हो रहा। तो दैट शुड बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू। और अभी हमने इस एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया है कि अगर आप ये इंट नम डिक्लेयर करते हैं, उसको यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करके आप इवेंचुअली एड्रेस ऑफ नम रिटर्न करते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये काम हमने नहीं करना, बिकॉज लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न होगा और बाय द टाइम वो एड्रेस मेन को मिलेगा या कॉलिंग फंक्शन को मिलेगा तो वो एक डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका होगा, चूँकि लोकल वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा तब तक। तो ये भी नहीं करना। और सिमिलरली आप किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट साइज़ की एरे बनाते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और इवेंचुअली उसको रिटर्न करते हैं, तो एरे भी फंक्शन से इस तरह रिटर्न नहीं करनी, वो भी सेम प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये एरे स्टैक पे बनी हुई है, स्टैटिकली एलोकेटेड या ऑटोमेटिकली एलोकेटेड एरे है, स्टैक के ऊपर एलोकेटेड है। सो इसको रिटर्न करने से इसका भी बेस एड्रेस जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास, रिटर्न टाइप इंट पॉइंटर ही होगी इस केस में भी, लेकिन इस केस में भी इसका सिर्फ बेस एड्रेस जाएगा, एरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि स्टैक पे बनी हुई है और ये पॉइंटर जब मेन में पहुंचेगा तो ये डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका होगा। तो इसलिए हमने आज तक डिस्कस भी नहीं किया था कि एरेज भी फंक्शन से रिटर्न हो सकती हैं, क्योंकि अब तक हम तमाम एरे स्टैक के ऊपर बनाते आए हैं, तो उनको आप फंक्शन से इस तरह रिटर्न नहीं कर सकते, वरना डैंगलिंग पॉइंटर वाले प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोनों का सोल्यूशन, अगर सिंगल वेरिएबल आप एलोकेट करके रिटर्न कर रहे हैं या एरे एलोकेट करके रिटर्न करनी है, तो दोनों का सोल्यूशन ये है कि एरे हो या सिंगल वेरिएबल हो, आपने वो हीप के ऊपर एलोकेट करना है। सिंगल वेरिएबल की एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली है और एरे के लिए एग्जांपल आपको इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कह दिया। तो इस तरह से ना सिंगल वेरिएबल का एड्रेस लोकल वेरिएबल का एड्रेस आप रिटर्न करेंगे और ना ही एरे लोकल कभी इस तरह से रिटर्न करेंगे, क्योंकि वो बाय द टाइम वो मेन तक पहुंचेगा तो वो डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका होगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, वेरिएबल है या एरे है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी तब तक। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज एज वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। किताब से अगर बात करें तो दिस इज सेक्शन 9.9 रिटर्निंग पॉइंटर्स फ्रॉम फंक्शंस, इसको भी देख लीजिएगा। और मज़ीद बात डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मज़ीद टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।